अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट भी हैं और बड़ी दर्दनाक भी हैं, क्योंकि जो सानिया बलूचिस्तान में पेश आया है उसके हवाले से बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आज DGISPR जरूर अपीयर हुए हैं एक स्क्रीन पर और उन्होंने थोड़ा इसके बारे में ब्रीफिंग दी है। उसके बाद कुछ थोड़ी सी हुकूमत को भी होश आई है, तो एक दो उधर से भी स्टेटमेंट जारी हुए हैं। लेकिन क्या इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्टेटमेंट्स ने चीजों को क्लियर किया है या और कंफ्यूज्ड किया है? और इसके आसपास बहुत कुछ जो हुआ और होता रहा वो सब अभी आपके साथ शेयर भी करेंगे, और कुछ सवालात हैं ऐसा लगता है कि जो अभी तक अनआंसर्ड हैं उसके ऊपर भी बात होगी। एक दो खबरें और भी हैं जिसमें बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बड़े पैसे वैसे दे दिए गए हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के मसले हल हो गए इस हुकूमत से? और फिर साथ साथ ये भी कि एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है शहबाज शरीफ साहब ने भी, तो ये किस तरफ का मामला, इस पे भी बात होगी। तो इस व्लॉग में काफी कुछ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी जो सानिया बलूचिस्तान में पेश आया जाफर एक्सप्रेस के साथ। तो जाफर एक्सप्रेस का सानिया तकरीबन 24 घंटे गुजर गए और दहशतगर्दों के साथ मुकाबला जारी था, और उसके बाद तक भी कोई क्लियर स्टांस किसी तरफ से सामने नहीं आ रहा था। कुछ खबरें सिक्योरिटी जराये से जरूर चलाई जा रही थी, लेकिन ना तो कोई हुकूमती मौकिफ और ना ही कोई सिक्योरिटी मौकिफ उस तरह से ऑफिशियली सामने आया। इसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी कि आखिर हो क्या रहा है और कितना इसके ऊपर नुकसान हुआ है या कितनी कामयाबी मिली है अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को, हो क्या रहा है। तो इस बारे में जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी थी। उसके बाद ये खबरें आने शुरू हुई शाम के करीब के जनाब ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और तमाम लोगों को बाजियाब करा लिया गया है, और ये भी बताया गया कि दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। ये खबरें अभी भी जिस तरह से आ रही थी उसमें कोई कंफर्मेशन इसलिए नहीं हो रही थी कि ये सिर्फ ज़राए के तवस्सुत से आ रही थी, जबकि अगर आप साइमल्टेनियसली जो दीगर मीडिया है, BBC को आप देख लें जो रिपोर्ट कर रहा है, या जो कुछ मकामी सहाफी रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आ सकी, तो उनसे जो सूरत हाल डिपिक्ट हो रही थी वो एक डिफरेंट स्टोरी बता रही थी। लेकिन अभी ये चीजें चल रही थी क्योंकि जाहिर है जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें अनऑथेंटिक भी आ जाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी अनऑथेंटिक ही हो। और जाहिर है कुछ जो खुद बच के आने वाले बाजियाब होने वाले लोग थे उन्होंने भी गुफ्तगू की है। BBC ने अपनी जो स्टोरी की है उसमें काफी कुछ मवाद है जिस पे बात हो सकती है। तो बहरहाल बजाय इसकी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होती, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद DGISPR इस ग्रैंड ऑपरेशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें सारी सूरत हाल को क्लैरिटी से बताएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अलबत्ता कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में जरूर वो अपीयर हुए फोन पर, और वहां पर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देते हुए इस सारी सिक्योरिटी सिचुएशन से मुतालिक कुछ ब्रीफिंग दी। तो DGISPR के मुताबिक ये जो ऑपरेशन था ये मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी जांफिशानी से मुकम्मल कर लिया है। क्लियर हो गया है ये सारा इलाका भी और जाफर एक्सप्रेस भी, और इसमें 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, और इनमें वो दहशतगर्द थे जिन्होंने खुद कुछ जैकेट्स पहनी हुई थी, और इसके साथ साथ जितने भी यरगमाली थे वो सब के सब बाजियाब भी हो गए हैं। और जानी नुकसान के हवाले से DGISPR का कहना था कि जो 21 लोग हैं वो ऑलरेडी जाँ बहक हो चुके थे जब शुरू में इन्होंने धमाका किया था और जब यरगमाल बनाया था सारी ट्रेन को, तो उस वक्त ही 21 लोग जाँ बहक हो चुके थे। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसके बाद एक भी शख्स मजीद जाँ बहक नहीं हुआ, ये उनका कहना था। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अलबत्ता FC के 4 एहलकार जो हैं वो जरूर शहीद हुए इस सारे ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा जो बाकी लोग यरगमाली थे उनमें से किसी को कोई जो है खुदा न खास्ता कोई मजीद शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। ये सारा ऑपरेशन उनका कहना था कि बड़े तरीके से किया गया है, जिसमें बड़े एहतियात से काम लिया गया, क्योंकि दहशतगर्द खुद कुछ जैकेट्स पहने हुए थे और यरगमालियों के दरमियान में मौजूद थे। कुछ उन्होंने ड्रोन फुटेजेस भी रिलीज की और बताया कि किस अंदाज से यहाँ दहशतगर्दों को यरगमालियों से अलग किया गया और फिर उसके बाद उनको हलाक किया गया। तो ये सारी उन्होंने अरशद शरीफ साहब ने आके अहमद शरीफ साहब ने आके ये सारी स्टोरी बताई, और इस सारी गुफ्तगू के बाद आखिर में वो खास तौर पर सियासी जमात और सियासी अनासर के ऊपर तनकीद करना नहीं भूले।
हालांकि अब ये मौजू जो था वो सरासर एक सिक्योरिटी सिचुएशन से रिलेटेड था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने न जाने क्यों ये मुनासिब समझा कि इस मौके पर भी वो एक सियासी जमात को जरूर निशाना बना लें। तो उन्होंने आते साथ जो सारी सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी, उसके बाद जाते जाते ये जरूर कहा कि जनाब जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो भी हुआ, जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट थे वो भी लगे रहे, और एक सियासी जमात की जो पुश्त पनाही थी वो इन तमाम नासिर को, और उन्होंने जो है इसके ऊपर बड़ी फौज के खिलाफ भी तनकीद की और बड़ा इस सारे मामले के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया। तो इस तरीके से वो भी वही अल्फाज दोहराने लगे जो इससे पहले हम लीगी वजीरों की तरफ से मुसलसल देख रहे थे। तो ये सारी जी DGISPR की ब्रीफिंग थी। अब अगर इसका आप पूरा जायजा लें, अहाता करें, तो सबसे पहला सवाल तो इसमें ये आता है कि दहशतगर्द जो थे वो मौजूद थे यरगमालियों के दरमियान और वो खुदकुश जैकेट्स पहने हुए थे। तो किस तरह ये ऑपरेशन हुआ कि एक भी कोई खुदकुश बमबार जो था वो खुद को उड़ा नहीं सका, ये खासा हैरानकुन है इस पे सोचना इस अंदाज से। फिर भी हम मान लेते हैं अगर वो कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो सोच आती है वो काफी हार्ड टू बिलीव है, क्योंकि आमतौर पर जब भी दहशतगर्द बिल्कुल यूं लगता है उन्हें कि वो अब इधर उधर से घिरे गए हैं, तो वो फिर उसके बाद फौरन खुद को उड़ा लेते हैं और उसमें फिर वो 1, 2, 4 जितने भी उनके आसपास लोग होते हैं जिनको वो मार सकते हैं तो वो मार देते हैं। तो एक तो ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि खुद कुछ जैकेट पहने हुए दहशतगर्दों की मौजूदगी के बावजूद भी कोई ब्लास्ट नहीं हुए, क्योंकि अगर आपने उन्हें दूर से भी इवन निशाना बनाया हो तो जो बारूदी मवाद है वो तो फटेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दहशतगर्द जो है वो बिल्कुल आसानी से मार लिए गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कोई जैकेट नहीं फटी। तो ये एक हैरत अंगेज बात थी। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें कुछ जो बाजियाब होने वाले लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, मैं अगेन कह रही हूँ कि बहुत से लाशें जो हैं वो गिरी हैं और उन्होंने बिल्कुल ऐसे भेड़ बकरियों की तरह भून दिया लोगों को, वहशियों की तरह वो गोलियां मार रहे थे, और उन्होंने ये तक कहा कि 70-80 लाशें भी हो सकती हैं। तो 1-2 मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं। दूसरी तरफ BBC का मैंने आपको एक आर्टिकल का हवाला दिया था, उन्होंने भी ये बताया है कि 100 से भी ज्यादा जो ताबूत हैं खाली वो भिजवाए गए हैं। तो अगर सिर्फ 21 लोग जाँ भाग हुए हैं तो इतनी बड़ी तादाद में ताबूत किधर गए हैं और क्यों गए हैं, ये भी एक अपनी जगह सवाल बाकी है। और अगर BBC ये गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और जानबूझ के कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है या कोई मुबालगा राई कर रहा है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी सीरियस इशू है कि आप इतनी बड़ी तादाद जो है वो बता रहे हैं बढ़ा चढ़ा के, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने लोग शहीद हुए हैं, तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल थी। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी वो ये भी सामने नजर आती है कि अगर ये सब लोग बाजियाब हो गए हैं तो वो उनको जाहिर है कि सब आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए अभी तो खैर इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि हर कोई आप सामने प्रेजेंट कर सके सबको, लेकिन जो वहां पे मकामी लोग मौजूद हैं जाहिर है वो उन्हें रिसीव करते। तो उस तरह एक ट्रेन जरूर आई, उसमें कुछ 150 के करीब लोग बाजियाब हुए, वो नजर भी आए, उन्होंने बात भी की। तो ये जो सारी चीजें थी वो डिस्कस हुई और आखिर में जो उन्होंने फिर बात की सियासी नासिर के हवाले से या उस तरह, तो ये एक वो बात थी जिसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि एक ऐसा बड़ा सानिया हो जाए तो यहाँ पर कौमी एकजहती की जरूरत होती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि सब लोग साथ खड़े हुए हों ऐसे मौके के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि हुकूमत भी जो है वो अपोजिशन के ऊपर आके तनकीद कर रही है, बजाय इसके कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, खुद बताएं कि 3 साल से तो आप लोग अब हुकूमत में हैं, तो आप ये जवाब दें कि आपके होते हुए ये क्यों दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। तो वो उल्टा आके अपोजिशन पे तनकीद कर रहे होते हैं। आज ये बड़ी जबरदस्त बात मैंने देखी पढ़ी लिखी गई थी कि जब बलूचिस्तान में वाकया हुआ है तो आप कह रहे हैं कि जी ये उनकी PTI की जिम्मेदारी है, क्योंकि जी उन्होंने आके कोई, हालांकि बलूचिस्तान में तो नहीं उन्होंने आके तालिबान बसाए, ये तो BLA का तो एक मामला ही अलग है। लेकिन दूसरी तरफ जब खैबर पख्तूनख्वा में वाकया होता है तो फिर आप कहते हैं कि जी ये तो सूबाई हुकूमत बताए कि जी ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि वहां पे सूबाई हुकूमत बताए कि सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप सूबाई हुकूमत को नहीं पूछ रहे। यहाँ पे है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो फिर आप उनसे पूछिए कि कैसे सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। भाई दहशतगर्दी का वाकया बलूचिस्तान में हो तो वो भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे KP में हुआ है।
तो केपी वाले वाकये पे तो आप लोग चढ़ दौड़ते हैं सूबाई हुकूमत पर, लेकिन बलूचिस्तान वाले वाकये पर आप पीपल्स पार्टी को नहीं पूछ रहे, किसी और को भी नहीं पूछ रहे, बल्कि वहां पे भी आप ऑपोजिशन पे तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि जैसे वहां पे ऑपोजिशन ने हुकूमत बनाई हुई है। तो ये एक अजीबोगरीब बज़का-खेज किस्म का और बहुत ही घटिया किस्म का रवैया जो था वो हुकूमत की तरफ से देखा गया। इसके अलावा सरफराज बुगटी साहब ने आज बलूचिस्तान असेंबली में जो है वो गुफ्तगू की है, तो उन्होंने आकर यहाँ पर अजीब कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट दिए। एक तरफ वो आके बढ़के भी मारे थे कि हम किसी दहशतगर्द को छोड़ेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे, हम इन लोगों का जो अलहदगी की बात करेंगे, जो सालमियत की बात करेंगे, उनको हम आखिरी दम तक पीछा करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दूसरी तरफ फिर ये भी कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो मुझे तो उनकी स्पीच से ये समझ नहीं आई कि वो बेसिकली आज मुज़ाकरात की ऑफर लेकर आए हैं या फिर वो दहशतगर्दों को वार्निंग देने आए हैं। दोनों सूरतों में एक ही क्लैरिटी के साथ बात हो सकती थी, लेकिन वो दोनों ही बात कर रहे थे। तो बहरहाल उनका ये कहना था कि जी जो लोग हथियार डालेंगे तो उनसे हम मुज़ाकरात कर लेंगे। तो भाई जिन्होंने हथियार डाल ही दिए वो क्या किस बात पे मुज़ाकरात करेंगे? जाहिर सी बात है जिनके पास पावर होती है वही किसी बात पे आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये कुछ अजीब कंफ्यूज थे उनके मेरे स्टेटमेंट से, मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या पॉलिसी देना चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात जरूर की और उसके बाद जी ये सब लोग ये डिमांड कर रहे थे हुकूमत वाले कि जनाब मारंग बलोच साहिबा ने जो मजम्मत नहीं की, तनकीद नहीं की और फलां ने नहीं की और फलां ने नहीं की और पीटीआई ने नहीं की। जैसे मैंने पहले कहा था कि पीटीआई वालों की तरफ से तो कोई दहशतगर्दों की हिमायत में बात नहीं हुई, सबने इस वाकये को कंडेम किया। जो ऑफिशियल ओहदेदार हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, सबकी तरफ से कोई नेगेटिव बात नहीं हुई, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, कोई गलत वीडियो नहीं चलाई गई, कोई हर्जा सराई नहीं की गई। सिर्फ सवाल एक दो जरूर पूछे गए और वो लॉजिकल क्वेश्चंस थे और वो पूछे जाते हैं, हर जगह पे पूछे जाते हैं जब कोई सिक्योरिटी फेलियर होता है तो वो बहैसियत ऑपोजिशन उनका राइट भी है कि वो पूछें। लेकिन इसके बावजूद सारी चढ़ाई जो थी वो पीटीआई पर ऐसे की जा रही थी जैसे पीटीआई ने कोई हमला किया हुआ है, उन्होंने जाके जो है वो ट्रेन हाईजैक की हुई है। तो अजीब तमाशा था जो आज सारा दिन चलता रहा। उसके बाद फिर ये सवाल अपनी जगह मजेदार था कि भाई वो तो फिर ऑपोजिशन में है, आप लोग तो हुकूमत में, आपकी तरफ से किसने क्या स्टेटमेंट दिया या कोई ट्वीट किया? नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट नहीं किया, मरियम नवाज ने ट्वीट नहीं किया। मरियम नवाज जो वैसे बड़ी कैंप में पहुंची हुई थी बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, जब ऑपोजिशन में थी, बड़ी उनकी हमदर्द बन बन के दिखा रही थी। अब तो उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि भाई ये वाकया हुआ है तो क्यों हुआ है, अफसोसनाक है या क्या है। तो आज वो चुप साधे बैठी रही हैं इसके ऊपर। बोलना भी था उन्होंने, तो मुझे पता है उन्होंने क्या कहना था, उनसे आप कोई अक्लमंदी की तवक्को तो वैसे ही नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो जो है वो उनका ट्विटर भी खामोश। शहबाज शरीफ साहब ने भी सारा दिन इसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं की और बाकी भी जो वज़रा की फौज जफर मौज है वो भी बिल्कुल भंग पी के सो रहे थे। किसी ने कोई जहमत नहीं की कि आके इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दें, और अगर किसी ने की भी तो आके ये कि पीटीआई पे तनकीद की। तो बाद में अब बड़ी तनकीद हुई तो मियां साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जी, उन्होंने ट्विटर पे एक बयान जारी किया कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां अमनो अमान को सबूताज नहीं कर सकती और वगैरह वगैरह। भाई बंदा पूछे कि भाई और अमनो अमान को सबूताज करना कैसा होता है और किसको कहते हैं अमनो अमान को सबूताज करना? यानी आप वहां पर बलूचिस्तान में जा नहीं सकते बगैर किसी सिक्योरिटी के, और इवन सिक्योरिटी वाले भी जो है वो उनके निशाने के ऊपर है। तो सूरत हाल इस वक्त ये हुई पड़ी है, ठीक है। अमनो अमान की सूरत हाल ये है कि आप दूसरे नंबर पर आ गए दहशतगर्दी के वाकये पे और आप कह रहे हैं कि जी अमनो अमान सबूताज नहीं होने देंगे। मियां साहब उठिए, ये अपने कबूतरबाजियां छोड़िए और जागिए और देखिए आपका अमनो अमान ऑलरेडी सबूताज हो चुका है। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? तो ये इन लोगों के हालात हैं। इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं, ना इनको ग्राउंड रियलिटी का इदराक होता है और ना इनके पास जो है कोई उसका हल होता है। बस एक फॉर्मेलिटी की तरह जो है वो बस अब चूंकि सब तनकीद कर रहे हैं लिहाजा एक फॉर्मेलिटी की तरह जो है उसको ट्वीट कर दो। ना कोई हल बता रहे हैं कि हाँ भाई किस तरह इसका हल हो सकता है, क्या मसला है, कुछ नहीं। वही एक घिसे पिटे और रटे रटाए जुमले जो हैं दो डाल दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये इन्होंने सारा जिंदगी किया और अभी भी वही हालात हैं। तो बहरहाल ये इन्होंने उस पर बात की है। बहरहाल इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, और ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तो हम सब मजम्मत करते हैं। कोई भी अल्लाह माफ करे पाकिस्तान की सालमियत पे बात हो, लोगों के बेगुनाह लोगों के खून बहाने की बात हो, तो कौन इस चीज को सपोर्ट कर सकता है कि इसको आप कंडेम ना करें या आप किसी और की हिमायत में खड़े हो? ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब हम ये देखते हैं कि अब लोग जो हैं उसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज से अलग तकलीफ होती है। आज मैं देख रही थी पुलिस का भी खबर आई थी, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है उनको भी मनशियात फरोश ग्रुप ने यरगमाल बना लिया था। अब आप यकीन कीजिए कि यानी
सिक्योरिटी फोर्सेस हों या पुलिस वाले हों, इनके ऊपर कभी पहले कुछ होता था तो आप परेशान होते थे कि यार हमारे फौजियों को यूं कर दिया, ऐसे हमला हो गया, ये रुमाल बन। अब जो लोग हैं इनके साथ खास तौर पर जो ये इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस वाले, इनके खिलाफ कोई वाकया होता है ना, वो खुसरों ने मार दिया ने आके या कुछ हुआ, तो लोग खुशी मनाते हैं कि इनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये आम शहरियों के साथ, निहत्ते कारकुनों के साथ, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खवातीन के साथ जो कुछ करते रहे, उसकी वजह से लोगों में इतनी नफरत भर गई है इन लोगों के लिए कि इनके साथ कुछ बुरा होता है तो लोग उसके ऊपर न्यूट्रल हो जाते हैं, लोग कहते हैं ठीक है, हुआ है तो होता, फिर हमें क्या लगे। तो अब आपका जो रियासती ढांचा है पूरा, वो इस नहज पर आ चुका है कि लोग आपसे इतने दूर खड़े हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा है लोगों को कंसर्न नहीं है, वो कहते हैं भाई ठीक है फिर अब आप खुद ही जाने, जब आप हमारे नहीं है। अब लोग कहते हैं जी ये अवाम को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना चाहिए। सवाल बड़ा सादा है कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम की चॉइस के साथ खड़ी हुई? क्या आपके जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अवाम की राय का एहतराम किया? तो फिर उनसे अब आप किस बात का गिला कर रहे हैं कि जी सोशल मीडिया ये कर रहा है, सोशल मीडिया वो कर रहा है। सोशल मीडिया पे कौन है? सोशल मीडिया पे अवाम है। तो जब आपने अवाम की ख्वाहिश को घुटनों तले रौंद दिया तो फिर अवाम के बारे में आपने कहा हम तो न्यूट्रल हो गए, तो फिर उन्होंने कहा हम भी न्यूट्रल हो गए। फिर ये इस वक्त जो है वो खलीज है, ये कोई खुशाइन बात नहीं है ना, हम इस पे कोई खुश हैं, हम लोग खुद इस बात पे फिक्रमंद है। और ये वही चीज है जिसके ऊपर हर वक्त हम तवज्जो दिला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में, ऐसे कैसे मुल्क चल सकता है, कोई रियासत ऐसे कैसे चल सकती है जहां पे रियासत और अवाम के दरमियान इतनी खलीज हाइल हो जाए। लेकिन इस बात को नेगेटिव लिया जाता है, ये समझा जाता है कि ये मुल्क दुश्मनी है। ये मुल्क दुश्मनी नहीं है, यही तो मुल्क से मोहब्बत है। अक्सर लोग आजकल आपको कहते हैं ना इमरान खान जी एंटी स्टैब्लिशमेंट हुए हैं, आप यकीन मानिए मुझे तो लगता है इमरान खान प्रो स्टैब्लिशमेंट हुए हैं, क्योंकि इमरान खान जो इस वक्त बात कर रहा है वो स्टैब्लिशमेंट के लिए, फौज के इदारे के लिए बेहतरी की बात कर रहा है। उससे ज्यादा तो इस वक्त कोई मेरा ख्याल है उनका ज्यादा हामी और ज्यादा खैरखा हो नहीं सकता, जो खुद उनको बचाने के लिए ये कह रहा है कि आपको ये रास्ता चुनना चाहिए, आपके खिलाफ अवाम के अंदर ये जज्बात हैं, तो वो तो उनको बचा रहा है उनसे, तो वो तो फिर प्रो हुआ ना, उनकी हिमायत कर रहा है कि किसी तरह अपने आप को सेव करो, अपने इदारे को सेव करो, ये आपका काम नहीं है, आपका ये काम है, आप ये करो। तो वो तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो वो होता है जो आपको उस तरफ लेके जाए जहां पे आपका नुकसान हो रहा है, जो आपको उस तरफ लेके जा रहा है, जो नुकसान से बचाना चाह रहा है मजीद आपको, आप कह रहे हैं जी ये हमारे खिलाफ है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये तो अपने अपने एंगल के देखने की बात है। बहरहाल अब एक खबर ये शामिल करते हैं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशल अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 9 अरब रुपए जो हैं वो जारी किए हैं और फंड्स देने का उन्होंने जारी किया है, ऐलान किया है। तो अब ये एक अजीबोगरीब मतलब मामला है कि एक तरफ आपके मुल्क के माशी हालात क्या हैं वो आप भी जानते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक दूसरे को नवाजने का सिलसिला वो किसी तौर रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। मतलब पहले आपने इतने वजीर भर्ती करके उधर लोगों को नवाजने का काम किया, और अब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नाराजगियां दूर करने के लिए उनका मुंह बंद कर रहे हैं कि चलो जी इनको भी तरक्याती फंड्स के नाम पे पैसे दे दो। और ये फंड्स देने के तरीके होते हैं, बताया जाता है कि जी फलां इलाके में कोई फलां स्कीम है, उसके लिए ये फंड्स इतने ये रिलीज किए जाएं, उसकी फिजिबिलिटी इतनी बन रही है, वो ये है, वो ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि खुले आम आंखें बंद करके ऐसे ही आप पैसे बांट रहे होते हैं अरबों रुपए कि लो भाई जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। तो ये भी एक अजीब, यानी वही बात है ना, किसी को किसी बात का ये है ही नहीं खौफ कि किसी ने कोई सवाल पूछ लेना है या कोई जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों दिए, कैसे दिए, किधर खर्च हुए, कौन सी स्कीम के लिए दिए गए, कोई पता ही नहीं होगा। ये सूरत हाल होती है। और लास्टली शहबाज शरीफ साहब 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। अब ये अपने आप में एक लतीफा है कि मतलब आपने एक साबिक वजीर आजम को इसलिए सजा सुनाई कि जनाब उसने 190 मिलियन पाउंड जो थे, जो हुकूमत के थे, वो उसने हुकूमत को नहीं दिए। ठीक है, 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के थे और वो साबिक वजीर आजम ने हुकूमत को नहीं दिए, बल्कि वो मलिक रियाज को ही उसने दे दिए जिसने अपना कोई जुर्माना सेटल कर लिया। तो बंदा पूछे अगर वो हुकूमत के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे तो फिर शहबाज शरीफ साहब किस पैसे से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब तो मान रहे हैं कि वो पैसे हुकूमत के अकाउंट में हैं। तो जब शहबाज शरीफ साहब ये मान रहे हैं कि वो पैसे हुकूमत के अकाउंट में हैं और उससे वो आगे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी कर रहे हैं, तो बंदा पूछे कि पैसे अगर हुकूमत के पास ही हैं तो फिर इमरान खान की सजा किस बात की है?
आपने तो इमरान खान को इस बात की सजा दी कि उसने हुकूमत के पैसे हुकूमत को नहीं मिलने दिए, तो वो पैसा अगर हुकूमत के पास है तो फिर इमरान खान को किस बात की सजा है? यानी ये अपने आप में एक लतीफा है बात। 14 साल आपने उस बंदे को सजा सुनाई है, 7 साल आपने उसकी बीवी को सजा सुनाई है, किस बात पे कि जी उन्होंने ये मलिक रियाज को फेवर दिया और उसके बाद उसके बदले उससे जमीन ली और उसके ऊपर फिर यूनिवर्सिटी बनाई, और वो यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी है जिससे दोनों मियाँ बीवी कोई फायदा उठा ही नहीं सकते, ना बेच सकते हैं, ना उसकी फीस ले सकते हैं, ना उनके अपने पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा आया है, ना 190 मिलियन में से आया था, ना यूनिवर्सिटी के किसी तवसुत से आया कोई पैसा, दोनों मियाँ बीवी के अकाउंट में कहीं नहीं आया। और ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड प्रोसिक्यूटर ने भी मानी है, ठीक है। और उसके बाद सजा इसलिए दी कि जी ये मिसकंडक्ट बनता है क्योंकि जी उन्होंने उनको ब्राइब ले गया उनसे और उनके पैसे जो थे उनको वापस किए। हालांकि ये भी बात सामने आ चुकी है कि ये तो जो बरतानी नेशनल क्राइम एजेंसी थी उसकी सेटलमेंट में ये बात तहरीर थी कि आपने पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में देने, तो ये उसके अंदर तहरीर है। इसके बावजूद भी आपने उनको सजा सुनाई और ये गलत और नाजायज सजा। इससे बड़ा इसका मेरा ख्याल है कोई ऐलान खुद हुकूमत की तरफ से नहीं हो सकता था कि शहबाज शरीफ साहब खुद ये मान रहे हैं कि हाँ वो पैसा हमारे पास ही है और हम तो जी उससे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।